रात के 9 बजे थे। इला काम निपटाकर अपनी माँ मधुरमा के साथ टीवी देखने बैठी ही थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। वैसे तो कोई फ़ोन करता नहीं और इतनी रात गए। मधुरमा को थोड़ी घबराहट सी हुई, लेकिन अपनी बड़ी बहन निरंजना की आवाज़ सुनकर तसल्ली हुई। निरंजना ने सूचना देने के लिए फ़ोन किया था कि उसने अपनी इकलौती बेटी काम्या का विवाह निश्चित कर दिया है और शादी की तारीख 2 महीने बाद की निकली है। वह चाहती हैं कि मधुरमा इला के साथ शादी से 1 महीने पहले उसके घर आ जाए और शादी की तैयारियों में उसकी मदद करे। फ़ोन पर बात करके मधुरमा का दिल भारी हो गया। शादी की उम्र तो इला की भी हो रही है, काम्या से 1 साल बड़ी है, लेकिन ऐसा वर उसे कहाँ मिलेगा जो बिना दान दहेज के उसकी लड़की को ब्याह कर ले जाए। इला के लिए 1 महीने की छुट्टियां लेकर निरंजना के घर जाकर रहना भी मुश्किल काम था। मना करने पर बिगड़ने का अंदेशा था। इला ने सुना तो भड़क गई। मासी अपने आप को समझती क्या हैं? उन्होंने एक आवाज़ लगाई और हम अपने सब काम छोड़कर उनकी जी हजूरी में लग जाएं। खुद तो बैठी रहेंगी और आपको काम में पेले रखेंगी, ताने मारती रहेंगी। मैं जानती थी इला जो कह रही है वह सही है, लेकिन बहन को मना करने का साहस उसमें नहीं था, इसलिए बेटी और बहन के मध्य अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रही थी। बचपन से ही निरंजना को अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या थी। रूप लावण्य की स्वामिनी मधुरमा सबकी प्रिय थी। निरंजना कितने भी महंगे कपड़े और प्रसाधन इस्तेमाल करती, लेकिन बहन के आगे अपने आप को कमतर पाती, जिसके परिणाम स्वरूप चिड़चिड़ेपन का ऐसा जाल अपने चारों तरफ बुन लिया कि कभी उसमें से निकल नहीं पाई। माँ जी जब निरंजना के लिए आकाश का रिश्ता लाए तो वह बहुत खुश थी। किसी प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था और देखने में भी बड़ा शानदार। निरंजना ने फ़ोटो के आधार पर ही सपनों का महल खड़ा कर लिया, लेकिन जब आकाश ने मधुरमा को देखा तो उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट कर दी। मनोहर लाल को एक दिल का दौरा पड़ चुका था। जीवन की अनिश्चितता से घबराया पिता बस दोनों लड़कियों के हाथ पीले करना चाहता था। बड़ी बेटी के सीने पर लौटते सांपों को अनदेखा करते हुए उसने छोटी बेटी की डोली विदा कर दी। सामान्य रंग रूप की निरंजना के लिए रिश्ते ढूंढना और भी मुश्किल हो गया। हर किसी को लगता छोटी को पहले ब्याह दिया, जरूर दाल में कुछ काला है। लड़की की उम्र बढ़ती जा रही थी। मनोहर लाल लड़का ढूंढते ढूंढते जब थक गए तो उसने अपनी फेहरिस्त में तलाकशुदा और विधुर भी सम्मिलित कर लिए। मुकेश कुमार की पत्नी का शादी के 2 साल बाद ही एक कार दुर्घटना में देहांत हो गया था। मनोहर लाल को अपनी पुत्री के लिए यह वर ठीक लगा। देखने में अति साधारण, उम्र का फासला भी कुछ अधिक, लेकिन अच्छा खासा दौलतमंद। मुकेश से निरंजना का विवाह बिना उसकी इच्छा जाने मनोहर ने कर दिया। निरंजना इस रिश्ते से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी और सारा दोष उसकी नज़रों में मधुरमा का था। वह अपने पैसे के बल से और तानों से मधुरमा को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। मधुरमा वैसे तो आकाश के साथ बहुत खुश थी, लेकिन बहन की बदसलूकी उसे उदास कर देती। वह बहन का विरोध इसलिए नहीं करती, एक तो लिहाज करती थी उसका बड़ी होने के कारण, दूसरा उसे लगता जब वह जानती थी बहन की चाहत के बारे में तो उसे विवाह का विरोध करना चाहिए था। वो अलग बात थी कि पिता के आगे किसी की चलती नहीं, लेकिन बहन की नज़रों में शायद इतनी बड़ी गुनहगार नहीं बनती। मधुरमा ने अपनी बहन के यहाँ आना जाना बहुत कम कर दिया था। इला का जन्म हो गया था। वह अपने छोटे से संसार में बहुत खुश थी। नियत ने कुछ और ही सोच रखा था मधुरमा के लिए। जब इला 13-14 साल की थी, आकाश की एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। बीमारी में इतना पैसा लग गया कि सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और आकाश के जाने के बाद आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। निरंजना थी तो बड़ी बहन मधुरमा की हालात पर बहुत दुखी हुई। उसे अपने साथ अपने घर ले गई। 5-6 कमरों की कोठी 3 प्राणियों के लिए बहुत बड़ी थी, इसलिए एक कमरा मधुरमा को देने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन मधुरमा का आत्मसम्मान उसे कचोट रहा था। इस तरह बड़ी बहन पर आश्रित होकर जीना उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। धीरे धीरे उसने घर के काम करने शुरू कर दिए
और जल्दी ही सारे कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ ली। अब निरंजना सेठानी की तरह बैठी अपनी बेटी काम्या में लगी रहती और मधुरिमा घर संभालने में। काम्या इला से उम्र में 1-2 साल छोटी थी, लेकिन कद काठी में 21। उसके जो भी कपड़े छोटे हो जाते निरंजना इला को पहनने के लिए दे देती। इला का सौंदर्य उन पुराने कपड़ों में भी खिल कर आता। पढ़ने में भी वह बहुत होशियार थी। धीरे धीरे निरंजना के मस्तिष्क में ईर्ष्या ने अपना फन फिर फैलाना शुरू कर दिया। अपनी पुत्री पर लाड प्यार न्यौछावर करती और इला को नज़रअंदाज करती। जिस दिन परीक्षा फल निकलने वाला होता उसके तन बदन में आग लग जाती। काम्या को 2-2 ट्यूशन में पढ़ने के बाद भी कुछ खास अंक नहीं प्राप्त होते और इला कक्षा में अव्वल आती। को धुन सवार हो गई थी कि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना है और अपनी माँ को यहाँ से निकालना है, जहाँ रात दिन काम करके भी उसकी कोई इज्जत नहीं थी। अपनी माँ की स्थिति से वह इतना आहत थी कि उसने पढ़ाई को अपना लक्ष्य बना लिया था। पढ़ाई पूरी होते ही उसने नौकरी के लिए आवेदन करने शुरू कर दिए, लेकिन दूसरे शहर में। इस शहर में नौकरी करने का मतलब है मासी के घर में ही रहना पड़ेगा, जिससे माँ की स्थिति में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी बहुत कोशिश के बाद उसे मनचाही नौकरी मिल गई। उसने निरंजना को अवगत कराया तो उसने बवाल मचा दिया। वह मधुरिमा के कारण बेफिक्र ज़िंदगी जीने की आदी हो चुकी थी। मधुरिमा को भी दहशत हो रही थी कि इतने साल सुरक्षित माहौल में रहते हुए एकदम से नए शहर में जवान लड़की के साथ जाने के नाम पर। लेकिन इला ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह अब और मौसी पर आश्रित होकर जीवन नहीं काटेगी, इसलिए माँ को लेकर नए शहर में आ गई। कोशिश करके 2 कमरों का मकान किराए पर लिया और अपनी माँ के साथ वहाँ रहने लगी। सुबह जल्दी उठकर वह घर का सारा काम करती, अपना टिफ़िन तैयार करती और माँ के लिए भी खाना बनाकर जाती। माँ का सिर अपनी गोद में रखकर बड़े लाड से कहती, अब तुम कोई काम नहीं करोगी, बस अपने ठाकुर जी की सेवा करो, मंदिर में जाकर भजन कीर्तन सुनो, सत्संग में जाओ और बहुत खुश रहो। मधुरिमा का मन धर्म में बहुत लगता था, लेकिन निरंजना के घर में काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। अब वह लगन से मंदिर जाती, काफ़ी समय पूजा पाठ में लगाती, लेकिन बेटी के भविष्य की चिंता उसे परेशान करती थी। निरंजना के फ़ोन ने उसकी चिंता को और बढ़ा दिया था। 15 दिन बाद निरंजना का फिर फ़ोन आया। उसका होने वाला दामाद मनन मधुरिमा के शहर में 1 हफ्ते के लिए किसी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आ रहा था। निरंजना चाहती थी कि वह मधुरिमा के घर आकर ठहरे। उसने मधुरिमा को सख्त निर्देश दिए कि वह मनन की आवभगत में कोई कसर ना छोड़े, उसको एक से एक पकवान बनाकर खिलाए। इला ने सुना तो उसे चिंता हुई। वह बहुत सोच समझकर खर्च करती थी, जिससे कुछ बचत कर सके। अभी नौकरी की शुरुआत थी, उसकी तनख्वाह बहुत अधिक नहीं थी। मासी के दामाद की आवभगत का मतलब है दूध, पनीर, फल सब्जी का अतिरिक्त खर्चा, और फिर भी मौसी को संतुष्टि नहीं मिलेगी, कोई ना कोई शिकवा अवश्य रहेगा। वह इस उधेड़-बुन में लगी थी कि मासी को कैसे समझाए कि मनन का उनके घर में रुकना ठीक नहीं होगा। जरा भी तुनक मिजाज हुआ और कोई बात खटक गई तो मौसी को एक मुद्दा और मिल जाएगा शिकायत करने का। जब से इस शहर में आए हैं, मौसी ने बात करना बहुत कम कर दिया था। वह सोचती रह गई, मना नहीं कर सकी, और नियत समय पर मनन उसके घर के बाहर खड़ा घंटी बजा रहा था। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक हैंडसम स्मार्ट बंदा लंबी सी मुस्कुराहट के साथ खड़ा था। उसको देखते ही इला के दिल में अलग किस्म के एहसास ने जन्म लिया। वह उसे चुपचाप देखकर बोला, साली साहिबा, बंदे को मनन कहते हैं, और अपनी तारीफ में क्या कहूँ, जो देखता है बस देखता ही रह जाता है, जैसे इस समय आप देखे जा रही हैं। और वह खिलखिलाकर हंस दिया। इला एकदम से झेप गई और संभलते हुए बोली, आइए मनन जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे घर में। मधुरिमा ने उसके लिए कटलेट और पोहे का नाश्ता बनाया था, जिसको उसने पेट भर खाया और दिल खोलकर तारीफ़ की। हंसने बोलने वाला मस्त मौला बंदा था, और 2 दिन में ही उसने अपनी बातों, किस्सों और चुटकुलों से माँ बेटी का मन जीत लिया। दिन भर तो वह अपने काम से बाहर रहता, लेकिन सुबह शाम उसके कारण घर का माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता। माँ बेटी की नीरस जिंदगी में जैसे बहार आ गई हो।
निरंजना पूरा ब्यौरा रखती, क्या बनाया और क्या बनेगा उसके होने वाले दामाद के लिए। तीसरे दिन मनन ने ऑफिस जाने से पहले ही कह दिया कि उस दिन शाम को खाना ना बनाए, वह दोनों को लेकर बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाएगा और वहीं खाना खाएंगे। मधुरिमा ने बहुत इनकार किया कि उसे बाहर का खाना खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह नहीं माना। रेस्टोरेंट में हल्की रोशनी और संगीतमय माहौल में इला को बहुत शांति और प्रसन्नता महसूस हो रही थी। उसे अफसोस हो रहा था, पैसे बचाने के चक्कर में वह माँ को कभी ऐसे खाना खिलाने बाहर नहीं लेकर आई। मासी, मौसा जी और काम्या तो अक्सर बाहर जाते रहते थे। उन दोनों को केवल काम्या के जन्मदिन पर ही बाहर खाना खिलाने ले जाते थे। फिर उसने सोचा, इस समय इस तरह की बातें दिमाग में नहीं लानी चाहिए, बस इस पल के एहसास को जीना चाहिए। उसे लग रहा था मनन बातें तो मधुरिमा से कर रहा है, लेकिन उसकी नज़रें उस पर हैं। इला की हिम्मत नहीं हो रही थी नज़र उठाकर मनन की तरफ देखने की। उसे पक्का यकीन था वह उसे ही ताक रहा है। इस विचार से ही उसकी देह के रोम रोम में लहर सी दौड़ रही थी। मनन की दिलचस्पी इला में बढ़ती जा रही थी। वह उसे पहेली सी लगी। प्राकृतिक सौंदर्य से लबालब वह खामोश सी लड़की कभी खाली नहीं बैठती। लगन से घर के काम फटाफट निपटाकर ऑफिस के लिए ऐसे भागती कि बाल तक बनाने का समय नहीं होता उसके पास। किसी मुस्कान हर समय चेहरे पर रहती है और अपनी माँ के प्रति इतना स्नेह रखती मानो माँ नहीं उसकी बेटी हो। शाम को उसका सर गोदी में रखकर हौले हौले दबा रही होती या पैरों की बड़ी आहिस्ता से मालिश कर रही होती। मनन को उससे बात करके बड़ा अच्छा लगता। उसे एक खिंचाव सा महसूस होता उसके प्रति। वह बार बार भूल जाता कि उसकी सगाई हो गई है। काम्या का रिश्ता उसके मौसा लाए थे, जो मुकेश कुमार के अच्छे दोस्त थे। मनन के दिमाग में अपनी भाभी पत्नी की ऐसी कोई छवि नहीं थी, इसलिए जब काम्या से मिला और सब ठीक लगा तो उसने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लेकिन बाद में उससे जब 2-3 बार मिला और उससे बातें हुई तो लगा काम्या की सोच बहुत सतही है। वह ऊपरी दिखावे में विश्वास करती है और लक्ष्यहीन जीवन व्यतीत करती है। लेकिन उसे लगा वह ठीक से शायद काम्या को समझ नहीं पा रहा है या काम्या संकोच के कारण खुलकर उससे बात नहीं कर रही है। अब इला से बात करके उसे लगने लगा कि जिस सहजता से इला उसके दिल में बसती जा रही है, काम्या तो वहाँ प्रवेश ही नहीं कर सकी। वह जब इला के आसपास होता तो उसे एक संपूर्णता का एहसास होता, शांति का अनुभव होता। गलती से उसका हाथ भी छू जाए तो रोम रोम पुलकित हो जाता। उसे यकीन हो गया कि अगर इला के साथ वह अपना जीवन व्यतीत करेगा तो जीवन का हर लम्हा आनंदमय हो जाएगा। समस्या यह थी कि इस शर्मीली लड़की के भाव समझना कठिन हो रहा था। वह दूरी बनाए रखती, नज़रें मिलाती नहीं और बस उसकी बातों पर मन मन मुस्कुरा देती। इधर उधर की बातें तो कर लेती, लेकिन अब वह बेचैन हो रहा था उसके मन की बात जानने के लिए, जिससे वह अपनी आगे की ज़िंदगी का फैसला ले सके। 5वें दिन जब मनन ऑफिस से आया तो इला रसोई में खाना बना रही थी और मधुरिमा मंदिर से आई नहीं थी। मनन ने सोचा यह अच्छा मौका है अपने मन की बात कहने का, इसलिए वह रसोई में ही खड़ा हो गया। इला से बोला, आप इतनी खामोश रहती हैं, कुछ बोलती नहीं हैं और मैं सारा दिन बिना रुके बोलता रहता हूँ। आपको अजीब लगता होगा। इला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। माँ तो आपके हंसमुख स्वभाव की बहुत तारीफ़ करती हैं। आपके कारण 4-5 दिन से घर में बहुत रौनक लगी हुई है। मनन, वैसे मैं जानना चाहता हूँ आपको मैं कैसा लगता हूँ? इला आश्चर्य से, अच्छे लगते हैं। आप शीघ्र ही इस परिवार के सदस्य होने वाले हैं। निरंजना मासी बहुत भाग्यशाली हैं जो उन्हें आप जैसा दामाद मिल रहा है। मनन, मैं अब काम्या से नहीं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे आपके बहुत से गुणों ने बहुत प्रभावित किया है। मुझे लगता है आपसे शादी करके मेरी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी, इसलिए इस बारे में मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। इला को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह अवाक मनन के मुख को देखती रह गई। उसे लगा मनन को ज्ञात नहीं या ये समझ नहीं आ रहा उसकी इन बातों का क्या जटिल परिणाम निकलेगा, क्या भयंकर स्थिति हो जाएगी।
मनन ने जब इला को इस तरह चुपचाप परेशान खड़े देखा तो बोला, आप प्लीज़ परेशान मत हो, तुरंत उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी 2 दिन और हूँ यहाँ, आप सोच समझ कर निर्णय लीजिए। कहकर वह अपने कमरे में चला गया। इला के हाथ पैर ठंडे हो गए थे। उसे मनन अच्छा लगने लगा था। यह बात वह कभी भी किसी को पता नहीं लगने देती, लेकिन मनन के दिल में उसके लिए चाहत पैदा होने लगी थी। सोचकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। इन बातों का परिणाम क्या होगा, सोचकर उसे पसीना आ रहा था। फिर उसे लगा, जब मनन स्वयं प्रस्ताव रख रहा है तो मना करना बेवकूफ़ी होगी। वह उलझन में थी, उसे क्या करना चाहिए। किसी तरह उसने खाना बनाया और मधुरिमा के आते ही परोस दिया। खाने की मेज़ पर इतनी चुप्पी देखकर मधुरिमा को अजीब लगा। दोनों बेमन से खाना खा रहे थे और न जाने किन विचारों में खोए हुए थे। अचानक खाना खाते हुए मधुरिमा के मन में विचार आया, कहीं 25 साल पुरानी कहानी की पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही। सोच कर ही उसका कलेजा काँप गया। खाने के बाद दोनों बैठक में टीवी देखने के लिए भी नहीं बैठे, सीधे अपने कमरे में सोने चले गए। घर में 2 शयनकक्ष थे, तो मधुरिमा ने अपना 1 हफ्ते के लिए मनन को दे दिया था और स्वयं इला के साथ सोती थी। जब कमरे में पहुंची तो इला अगले दिन के लिए ऑफिस में पहनने के लिए कपड़े इस्त्री कर रही थी। काम खत्म करके इला पलंग पर बैठी तो मधुरिमा उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, बता बात क्या है, इतनी चुप और परेशान क्यों है। इला, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब मधुरिमा ने हाथ नहीं छोड़ा और एकटक इला को देखती रही, तब इला झूठ नहीं बोल सकी। मनन जी मुझसे शादी करना चाहते हैं। मधुरिमा को जिस बात का डर था वह बात सच हो गई। बहुत संयम के साथ उसने पूछा, उसने स्वयं ऐसा कहा या तू अंदाज़ा लगा रही है। इला, उन्होंने स्वयं कहा, वो मुझे चाहने लगे हैं। मधुरिमा उदासी भरे स्वर में बोली, देख बेटा, तुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से रोकना होगा। नियति ने मुझे दोबारा 25 साल पहले वाली स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। तब अपनी नासमझी के कारण जो किया, ज़मीर पर उस बोझ को ढोते हुए जीवन बहुत भारी लगता था। मैं मानती हूँ मनन जैसा इंसान जीवन साथी के रूप में दूसरा कभी नहीं मिलेगा और तू उसके साथ खुश भी बहुत रहेगी, लेकिन अपराध बोध तुझे कचोटता रहेगा। इला यह समझती थी कि माँ अपने आप को हमेशा निरंजना मासी का गुनहगार मानती रही, जबकि जो हुआ था उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। एक तरफ उसको लग रहा था मासी के अपमानजनक तानों का बदला लेने का ये अच्छा अवसर उसके हाथ लग गया है। दूसरा, उसका मनन से सचमुच दिल जुड़ गया था। वह उसको इनकार करके अपने जीवन से खुशियों को ठोकर मार देगी। उसने अपने मन की बात मधुरिमा के सामने रखी। माँ, निरंजना मौसी ने हमारे साथ जो व्यवहार किया, उसके बाद भी हम उनके हितों के बारे में सोचें, ये कहाँ तक उचित है। नियति बार बार हमारे सामने ही ऐसी चुनौती क्यों रख रही है। मधुरिमा, दीदी ने हमें उस समय सहारा और आश्रय दिया जब हमें सहायता की इतनी आवश्यकता थी। तू पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी है, इसका श्रेय भी उनको जाता है। मैं कितना पढ़ा पाती तुझे मैं नहीं जानती हूँ। नियति हमारा इम्तिहान ले रही है कि इस बार भी हम वही आसान रास्ता अपना लेते हैं या कुछ और निर्णय लेते हैं। बेटा, मैं अपना निर्णय तुम पर थोपना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मन से मैं इस रिश्ते को कभी आशीर्वाद नहीं दूँगी। दीदी स्वयं तेरा रिश्ता मनन से करें तो ही मुझे यह रिश्ता स्वीकार्य होगा। इला को लग रहा था शायद वह काम्या की खुशी और मासी की नाराज़गी को नज़रअंदाज करके इस संबंध के लिए हाँ करती, परंतु माँ की इच्छा को अनदेखा करना या उनको दुख पहुँचाने की बात वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मन को कठोर कर उसने इनकार करने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन नियति से 2 दिन की मोहलत मांगी। अगले दिन मनन को अपना निर्णय सुना देती, लेकिन वह तुरंत होटल में रहने चला जाता। इसलिए उसने सोचा मनन को जाते समय बताएगी, जिससे 2 दिन का उसके सानिध्य का सुख प्राप्त कर सके। उसे मालूम था आगे की ज़िंदगी अब उसे उसकी यादों के सहारे काटनी पड़ेगी। मनन के समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इला के दिमाग में चल क्या रहा है। बोलती तो वह पहले से कम थी, लेकिन अब उसकी मुस्कुराहट भी गायब हो गई थी। 2 दिन पहाड़ से कटे, उसके जाने का समय आ गया था। वह अपना सामान बांध रहा था,
तभी इला ने प्रवेश किया। उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखकर वह समझ गया कि वह क्या कहने वाली है, लेकिन वह फिर भी उसके मुख से सुनना चाहता था। इला, उस दिन आपने जो प्रस्ताव रखा था, मैं उसके लिए इनकार करने आई हूँ। मेरे मन में आपके लिए ऐसी कोई भावना नहीं है कि मैं आपसे विवाह के लिए सहमति दूँ। मनन, मैं जानता हूँ आप ये इनकार किस अपराध बोध से बचने के लिए कर रही हैं कि आपके कारण काम्या की सगाई टूट जाएगी। आप हाँ करें या ना करें, मैं अब काम्या से शादी नहीं करूँगा। अगर करता हूँ तो कभी उसके साथ न्याय नहीं कर पाऊँगा। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। इला, वह आपकी इच्छा है, आप किससे शादी करें, लेकिन अब आप आगे मुझसे संपर्क करने की कोशिश ना करें। इला को लगा अब एक पल भी रुकी या एक शब्द भी और बोला तो वह वहीं रो पड़ेगी, इसलिए तुरंत कमरे से बाहर चली गई। मनन बोझिल मन से वापस अपने घर चला गया। मनन समझ गया था इला और मधुरिमा एहसान तले दबे होने के कारण इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वह अपने दिल के हाथों मजबूर था। उसने अपने माता पिता के सामने शादी के लिए इनकार कर दिया और स्वयं 2 महीने बाद कंपनी की तरफ से 2 साल के लिए विदेश चला गया। निरंजना को जब पता चला मनन ने शादी से इनकार कर दिया है तो उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। उसे यकीन था कि मधुरिमा ने कोई ऐसी चाल चली कि मनन का मन बदल गया। यह तो वह सोच ही नहीं सकती थी कि कोई उसकी काम्या जैसी स्मार्ट आधुनिक लड़की को ठुकरा सकता है। इला जैसी सीधी सरल साधारण सी लड़की के लिए उसने फ़ोन करके मधुरिमा को बहुत बुरा भला कहा, एहसान फरामोश, चालबाज और न जाने क्या क्या। मधुरिमा को बहुत ठेस पहुंची, बेटी का दिल दुखाया और बहन की नज़रों में भी गिर गई। उसने इला को कुछ नहीं बताया, लेकिन अंदर ही अंदर घुटने लगी। बेटी की चिंता अलग खा रही थी, कैसे अकेले ज़िंदगी का लंबा सफ़र तय करेगी। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य गिरने लगा और 1 साल में वह परलोक सिधार गई। उधर मुकेश कुमार ने काम्या के लिए दूसरा वर तलाश किया। विवाह के बाद काम्या विदेश जाकर बस गई। निरंजना ने मधुरिमा से कोई संपर्क नहीं रखा, उसे शादी में भी नहीं बुलाया था, लेकिन इला ने माँ की मृत्यु का समाचार निरंजना को अवश्य दिया। निरंजना आई, अफसोस जाहिर किया और अपने घर चली गई। इला माँ के जाने के बाद बहुत अकेली हो गई। जीवन पहाड़ सा भारी और घोंगे की धीमी गति से बीतता महसूस होने लगा। कुछ सहेलियाँ बनी, लेकिन सबके अपने अपने परिवार जिसमें वो व्यस्त रहती। 1 साल बीत गया था, मधुरिमा को गुजरे। इला गुमसुम बैठी थी। निरंजना का फ़ोन आया, बहुत द्रवित स्वर में बोल रही थी। बार बार एक ही आग्रह कर रही थी कि इला 4-5 दिन के लिए उसके पास आ जाए। इला का मन नहीं था। कहीं ना कहीं अपनी माँ की असमय मृत्यु के लिए उसे मासी जिम्मेदार लगती थी। लेकिन 1 हफ्ते बाद दिवाली थी और अकेले दिवाली पर घर में रहने के नाम से उसे घबराहट हो रही थी। निरंजना फिर बहुत विनम्रता से बोली, बस एक बार आजा बेटा, फिर कभी नहीं कहूँगी। इला राजी हो गई। अगले हफ्ते दिवाली के कारण 4-5 दिन की छुट्टियाँ पड़ रही थीं। वह निरंजना के घर चली गई। निरंजना बहुत थकी हुई और कमज़ोर लग रही थी। मुकेश कुमार को 6 महीने पहले लकवा मार गया था। आमदनी का स्रोत खत्म हो गए थे। बीमारी पर बहुत खर्च हो रहा था, इसलिए आर्थिक स्थिति डामाडोल हो रही थी। काम्या विदेशी रंग ढंग में रंग गई थी, वहाँ की जीवन शैली में मस्त हो गई थी। अब निरंजना अकेली और दुखी थी। इला को देखकर बहुत खुश हुई। फुर्सत के समय उसके पास बैठते हुए बोली, मुझे लगा तू नहीं आएगी। एक बार तुझसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहती थी। आज अपने पापों की सज़ा भुगत रही हूँ। तो महसूस हो रहा है मैंने मधुरिमा और तेरे साथ कितनी ज्यादती की है। इला, अब इन बातों से क्या फ़ायदा, भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। निरंजना, नहीं बेटा, अपने दिल पर हाथ रख कर कह दो तूने मुझे माफ़ कर दिया है। इला उदासी भरे स्वर में बोली, मेरे माफ़ करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। माँ तो आपके स्नेह की चाहत में ही मर गईं। जीवन भर अपने आप को आपका दोषी मानती रहीं। न जाने आत्मा पर कितना बोझ लेकर गई हैं। माँ को याद कर इला फूट फूट कर रोने लगी। निरंजना भी रोने लगी। फिर बोली, तू ठीक कह रही है, अब अपनी गलती मान भी लूँ तो क्या फ़ायदा। वह बेचारी तो चली गई, ना जाने क्यों अपनी हर परेशानी
और दुर्भाग्य का दोष उस पर मढ़कर उसे उल्टा सीधा बोल देती थी। भगवान भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। अब पछता भी लूँ तो क्या, उसको तो मानसिक रूप से प्रताड़ित किया मैंने। तो निरंजना के पास समय नहीं होता था। पति के काम में बहुत समय लग जाता। बुढ़ापे और कमजोरी के कारण धीरे धीरे काम करती, लेकिन जब भी समय मिलता इला के सामने मधुरमा को याद करके रोती और पश्चाताप करती। अब तो इला को मौसी के लिए दुख होने लगा। उसने कई बार समझाया कि मधुरमा के मन में उनके लिए कोई शिकवा नहीं था। निरंजना बोली, जब मैंने आखिरी बार उससे बात की थी तो बहुत भला बुरा कहा था। अपनी सफाई देने का उसे मौका भी नहीं दिया था। बहुत बुरी हूँ मैं। गुस्सा में आकर मुझे होश नहीं रहता है कि मैं क्या कर रही हूँ। इला आश्चर्य से, आपने आखिरी बार कब बात की थी? निरंजना, जब मनन ने शादी से इनकार कर दिया था। मैंने सोचा मधुरमा ने उसे हमारे बारे में उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाकर कान भरे हैं। इला को समझ आया माँ क्यों इतना दुखी रहने लगी थी मनन के जाने के बाद। इला समझ रही थी कि उनको गलानी रहने लगी थी कि उन्होंने अपनी बेटी का घर नहीं बसने दिया, इसलिए वे दुखी रहती थी। एक कारण यह भी था तो एक कारण मासी का व्यवहार भी था। वह फिर रोने लगी अपनी माँ के कष्टों को याद करके। निरंजना बोली, आखिर बात क्या थी जो मनन ने मना कर दिया था? इला, वे मुझसे शादी करना चाहते थे लेकिन माँ ने इजाज़त नहीं दी। इला चाहती थी कि मासी समझे जिस बहन को वह हमेशा गलत समझती थी वह कितने साफ दिल की थी। निरंजना बोली, तुझे अकेला और कुंवारी देखकर मधुरमा की आत्मा को कितना कष्ट होता होगा। मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दे दे। मैं आज ही मनन के घर तेरा रिश्ता लेकर जाती हूँ। तेरा कन्यादान करके शायद मेरे पाप कुछ कम हो जाए। सोचने लगी, अब काम्या की शादी हो गई है और मौसी स्वयं रिश्ता पक्का करना चाहती हैं तो माँ को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस दिवाली पर जगमगाते दीपक उसकी ज़िंदगी में भी रोशनी भर देंगे, उसका अकेलापन दूर कर देंगे। मनन ने कहा था वह शादी करेगा तो उससे, वरना इंतज़ार में ज़िंदगी काट देगा। उसे पूर्ण विश्वास हो गया था नियति ने मनन को उसके लिए ही चुना था, इसलिए देर सवेर उनका मिलन होना ही था।